22 अप्रैल 2025 पहलगाम की खूबसूरत वादियों से 6 किलोमीटर ऊपर बैसारन वैली। सुबह का वक्त था और टूरिस्ट अपने परिवारों के साथ यहाँ छुट्टियां मना रहे थे। सब कुछ नॉर्मल और शांत लग रहा था, लेकिन तभी आसपास के घने जंगलों के रास्ते 3 आतंकी इस वैली में दाखिल होते हैं। उनके हाथों में M4 कार्बाइन और AK-47 जैसी हाई ग्रेड असॉल्ट राइफल्स थी। इन्होंने निहत्थे सिविलियंस को एक जगह इकट्ठा किया। सबसे पहले उनके मोबाइल फोन छीन लिए ताकि कोई भी पुलिस या आर्मी को अलर्ट न कर सके। इसके बाद पुरुषों को महिलाओं से अलग कर दिया गया। उन्हें लाइन में खड़ा किया गया और एक एक करके उनके ID कार्ड चेक करके उनका धर्म पूछा गया। लेकिन आतंकियों को सिर्फ इन ID कार्ड्स पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उन्होंने लोगों से कलमा पढ़ने को कहा। और जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें बिना किसी रहम के, बिना किसी झिझक के उनके ही बेबस परिवारों के सामने गोलियों से भून दिया गया। हमले के वक्त इन आतंकियों के कैप्स पर GoPro कैमरे लगे थे। वो सिर्फ मार नहीं रहे थे बल्कि इस पूरे नरसंहार का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। चंद मिनटों के अंदर 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। पूरी घाटी में मातम था। पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा था। और इसी हमले का जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस बार हमारे फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की सीमा में 150 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर तक जाकर तबाही मचाई और POK में मौजूद 9 बड़े आतंकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने शामिल थे। इस ऑपरेशन से पाकिस्तान में बैठे आकाओं को तो उनके किए की सजा मिल गई थी, लेकिन जिन 3 आतंकियों ने बैसारन वैली में अपने हाथों से मासूमों पर गोलियां चलाई थी, वो अभी भी जिंदा थे और भारत में ही कहीं छुपे हुए थे। दरअसल 22 अप्रैल के इस खौफनाक हमले को अंजाम देने के बाद ये तीनों आतंकी बैसारन वैली से दाचीग्राम नेशनल पार्क के जंगलों की तरफ भाग निकले थे। ये जंगल इतने घने हैं कि वहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँच पाती है। ऊंचे देवदार के पेड़ों की वजह से ये पूरा जंगल ऊपर से इस तरह ढका रहता है कि आसमान से नीचे जमीन पर कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन आतंकियों के पास अब इन खामोश और अंधेरे जंगलों का एक ऐसा नेचुरल प्रोटेक्शन था जिसे भेद पाना आसान नहीं होने वाला था। केस की गंभीरता को देखते हुए NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस की फॉरेंसिक टीम और आर्मी की टेक्निकल इंटेलिजेंस ने ग्राउंड पर मोर्चा संभाला और उनके आदेश पर बैसारन वैली को तुरंत एक एक्टिव क्राइम सीन घोषित कर दिया गया। जांच उसी जगह से शुरू हुई जहां गोलियां चली थीं। क्राइम सीन से M4 कार्बाइन और AK-47 की बुलेट केसिंग्स बरामद हुए। जब इन केसिंग्स को पिछले डेटाबेस से मैच किया गया तो केस का एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा। ये कंफर्म हो गया कि ये बिल्कुल वही हथियार थे जो 6 महीने पहले अक्टूबर 2024 के ज़ेड-मोर टनल हमले में इस्तेमाल हुए थे, जिसमें 7 बेगुनाह लोग मारे गए थे। हथियार तो पहचाने जा चुके थे, लेकिन इन्हें चलाने वाले आतंकी अभी भी जंगलों में कहीं छुपे हुए थे। एजेंसियां जानती थी कि बिना किसी लोकल सपोर्ट के ये 3 आतंकी इतने रिमोट एरिया में ना तो सर्वाइव कर सकते थे और ना ही हमले के बेस तक पहुंच सकते थे। इसी थ्योरी पर काम करते हुए NIA और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने शुरू की रिवर्स ट्रैकिंग। सबसे पहले बैसारन वैली से जुड़े सभी कच्चे रास्तों और 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद गुर्जर बस्तियों और पहाड़ी झोपड़ियों की लिस्ट बनाई गई। इसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का एक बड़ा सिलसिला। NIA ने 2800 से ज्यादा लोगों से इंटेरोगेशन की। एक तरफ इन लोगों से पूछताछ चल रही थी और दूसरी तरफ आर्मी इंटेलिजेंस ने अपने लोकल मुखबिरों को एक्टिव कर दिया था। और तभी इन्वेस्टिगेशन को एक सॉलिड लीड मिली। सुराग मिला कि बैसारन वैली से करीब 2 किलोमीटर दूर एक ढोक में हमले के ठीक एक रात पहले कुछ संदिग्ध हरकत देखी गई थी। यह ढोक बशीर अहमद जुथार और परवेज अहमद जुथार का था। पुख्ता सबूत मिलने के बाद 22 जून 2025 को सुरक्षा बलों ने बशीर और परवेज को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में उन्होंने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो वे टूट गए और उन्होंने जो राज उगला उससे उस रात की पूरी कहानी सामने आ गई। उन्होंने कबूला कि हमले के ठीक एक रात पहले करीब रात 8 बजे 3 आतंकी भारी हथियारों के साथ उनके ढोक पर आए थे। परवेज पहले से ही लश्कर के इस नेटवर्क के टच में था। इन्होंने आतंकियों को रात भर पनाह दी, उन्हें खाना खिलाया और अगली सुबह जब आतंकी बैसारन वैली में नरसंहार करने के लिए निकले तो उन्होंने परवेज की पत्नी को 2500 रुपए दिए, जिसमें 500-500 के 5 नोट थे और साथ ही एक धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। परवेज के इन बयानों के आधार पर ही आतंकियों के स्केच बनवाए गए और जब इंटेलिजेंस ने इन स्केचेस की गहराई से जांच की तो इन्वेस्टिगेशन में एक और खौफनाक बात सामने आई। ये तीनों कोई आम आतंकी नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की ISI और SSG कमांडो के द्वारा तैयार की गई एक किलिंग मशीन थे। इस हमले का मास्टरमाइंड था सुलेमान, लश्कर-ए-तैयबा का टॉप टियर आतंकी, जिसे ISI ने चुना था और SSG कमांडो के द्वारा ट्रेनिंग करवाई गई थी। और इस नरसंहार में उसके साथ थे उसके 2 हाईली ट्रेंड साथी, हमजा और जिब्रान। हमले के तुरंत बाद आतंकी सीधा जंगलों की तरफ भाग गए थे। पहलगाम और उसके आगे दाचीग्राम नेशनल पार्क का जंगल इतना घना है कि वहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुँच पाती है। इसने आतंकियों के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम किया। इसी वजह से आर्मी के सैटेलाइट्स और ड्रोन जमीन पर किसी भी इंसान की मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आने वाले 2 से 3 महीनों के बीच का यह समय भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था।
आतंकियों की पहचान तो हो गई थी, लेकिन उन्हें इतने विशाल और दुर्गम इलाके में खोजना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। सुलेमान और जिब्रान हाईली ट्रेंड थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस ऑन किया तो इंडियन आर्मी का साइजेंट उन्हें तुरंत ट्रेस कर लेगा। इसीलिए वो हफ्तों तक रेडियो साइलेंस पर रहे। वो पीओके में बैठे अपने हैंडलर से संपर्क करने के लिए एनक्रिप्टेड डिवाइस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वह भी चंद सेकंड्स के लिए। मशीन ऑन होती, एक छोटा सा मैसेज जाता और तुरंत बंद हो जाती। इससे लोकेशन का एक रफ आइडिया तो मिलता, लेकिन सटीक पॉइंट लॉक नहीं हो पाता था। साथ ही वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। वशीर और परवेज के पकड़े जाने के बाद आतंकियों ने आम पहाड़ी बस्तियों में जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, ताकि आर्मी का कोई मुखबिर उन्हें देख न ले। वो पूरी तरह से जंगली झरनों के पानी और बचे कुछ ही राशन पर सरवाइव कर रहे थे। दूसरी तरफ आर्मी भी जल्दबाजी में जंगल के अंदर घुसने की गलती नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतने घने जंगल में बिना सटीक लोकेशन के सर्च ऑपरेशन चलाने का मतलब था आतंकियों को घात लगाकर हमला करने का मौका देना। इसीलिए सेना ने एक ग्रिड पैटर्न अपनाया। उन्होंने उस जंगल की सभी एग्जिट पॉइंट्स और वाटर स्ट्रीम्स को ब्लॉक कर दिया। सेना आतंकियों को थकाने और उनसे बस एक गलती करवाने का इंतजार कर रही थी। लगभग 2.5 महीने जंगलों में भटकने के बाद जुलाई के मिड में आतंकियों का राशन और ताकत पूरी तरह खत्म होने लगी। फ्रस्ट्रेशन और घबराहट में आगे का रास्ता या सप्लाई मांगने के लिए उन्होंने अपना एनक्रिप्टेड रेडियो डिवाइस थोड़ा ज्यादा देर तक ऑन रखा। एनटीआरओ की टीम बस इसी एक पल का इंतजार कर रही थी। सिग्नल इंटरसेप्ट हुआ और दाचीग्राम के उस खास हिस्से में उनकी लोकेशन 100% पिन पॉइंट हो गई। इन आतंकियों की सटीक लोकेशन श्रीनगर के बाहरी इलाके में मौजूद दाचीग्राम नेशनल पार्क और लिडवास के घने जंगलों में डिटेक्ट हुई थी। इन आतंकियों ने छुपने के लिए जो लोकेशन चुनी थी, वहां से उन्हें हाइट का एडवांटेज था। आतंकी नीचे दूर से ही सब कुछ साफ देख सकते थे। अगर आर्मी दिन में ऑपरेशन लॉन्च करती तो ऊपर बैठे आतंकियों के लिए हमारे जवान बहुत ईजी टारगेट बन जाते और इससे हमारी फोर्सेस को भारी नुकसान हो सकता था। इसीलिए हमले के लिए रात का वक्त चुना गया, लेकिन ये आम इन्फेंट्री के लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए इस काम के लिए 4 पैरा एसएफ को चुना गया, जिनकी सबसे बड़ी एक्सपर्टीज ही कश्मीर के पहाड़ों और जंगलों में लड़ना है। जिस इलाके में ये आतंकी छुपे थे, यानी दाचीग्राम और उसके आसपास का पहाड़ी इलाका, वह जबरबान रेंज का हिस्सा है। और इस पूरी रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम महादेव पीक है। क्योंकि सेना का ये पूरा हंट और घेराबंदी इसी महादेव चोटी के आसपास चल रही थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव। 27 जुलाई 2025 की रात को सटीक लोकेशन ट्रेस होने के बाद 4 पैरा एसएफ और 24 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए अपनी मूवमेंट शुरू की। 24 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने जंगल के बहुत अंदर तक जाकर उस खास इलाके के चारों ओर कई किलोमीटर के दायरे में एक मजबूत घेरा बना लिया, ताकि आतंकी उस इलाके से बाहर न निकल सके। 24 राष्ट्रीय राइफल्स ने जंगल के अंदर जो घेरा बनाया, 4 पैरा एसएफ के कमांडोज उस घेरे के भी अंदर गए। उनका काम था बिल्कुल खामोशी से रेंगते हुए आतंकियों के ठिकाने के एकदम करीब पहुंचना और उन पर सीधा असॉल्ट करना। अंधेरे में देखने के लिए कमांडोज ने नाइट विजन गॉगल्स और थर्मल साइट्स का इस्तेमाल किया। पूरी असॉल्ट टीम रेडियो साइलेंस पर थी, यानी वॉकी टॉकी पर भी कोई बातचीत नहीं। टीम के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ टैक्टिकल इशारों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन पहाड़ी जंगल में सन्नाटा इतना होता है कि एक सूखी टहनी के टूटने की आवाज भी आतंकियों को अलर्ट कर सकती थी। इसीलिए भारी हथियारों और बुलेट प्रूफ गियर साथ होने के बावजूद कमांडोज ने हर एक कदम बहुत ही सधे हुए तरीके से जमीन पर रखा। अब कमांडोज आतंकियों के ठिकाने के बहुत करीब पहुंच रहे थे। इसके बाद एक ड्रोन उड़ाया गया, जिस पर थर्मल कैमरे लगे थे जो इंसान के शरीर की गर्मी पकड़ते हैं। जंगल की ठंडी रात में चट्टानों और पेड़ों के पीछे छुपे इन आतंकियों के शरीर की गर्मी थर्मल स्क्रीन पर एकदम अलग चमक रही थी। इसी से उनकी सटीक लोकेशन एक्सपोज हो गई। जवान बिना कोई आहट किए रेंगते हुए उस ठिकाने के इतने करीब पहुंच गए जहां से आतंकी साफ साफ उनकी नजरों में आ रहे थे। लेकिन सुलेमान और जिब्रान कोई मामूली आतंकी नहीं थे। उन्हें एसएसजी लेवल की ट्रेनिंग मिली हुई थी, इसीलिए उनके सेंस बहुत तेज थे। जब कमांडोज बिल्कुल आखिरी घेरा कस रहे थे तो रात के उस सन्नाटे में शायद किसी सूखे पत्ते की दबने की हल्की सी आवाज या घेरे की कोई मामूली सी खटक ने उन्हें अलर्ट कर दिया। इसी बौखलाहट में बिना कोई टारगेट साफ देखे मास्टरमाइंड सुलेमान ने अपनी M4 कार्बाइन उठाई और उस दिशा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जहां से उसे आहट महसूस हुई थी। सुलेमान का मकसद था कि अंधाधुंध गोलियां चलाकर वो जवानों को पीछे ढकेल दे और भागने का रास्ता बना ले, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी गोलियों की चमक ने अंधेरे में उसकी लोकेशन पूरी तरह एक्सपोज कर दी। फायरिंग होती ही 4 पैरा एसएफ ने वहीं अपनी पोजीशन ले ली। उन्होंने नीचे से आतंकियों पर भारी कवर फायर देना शुरू कर दिया। इस लगातार हो रही फायरिंग की वजह से आतंकियों को लगा कि पूरी आर्मी उनके सामने ही है और वो अपना पूरा फोकस और गोलियां बस सामने की तरफ बरसाने लगे।
इसी का फायदा 4 पैरा एसएफ की दूसरी असॉल्ट टीम ने उठाया। उन्होंने साइड के घने और ऊबड़ खाबड़ रास्तों का इस्तेमाल करते हुए खामोशी से आतंकियों के पीछे से चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही कमांडो पीछे से ऊपर पहुंचे तो आतंकियों का हाइट एडवांटेज पूरी तरह खत्म हो गया। जब तक वो कुछ समझ पाते और अपनी बंदूकें पीछे की तरफ घुमाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस क्रॉस फायरिंग में उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची और इस इंटेंस फायरिंग में सबसे पहले हमजा और जिब्रान मारे गए। लेकिन सुलेमान इन तीनों में सबसे शातिर था। उसे पाकिस्तान की एसएसजी की ट्रेनिंग मिली थी। जब उसने देखा कि पीछे से भी हमला हो गया है और उसके दोनों साथी मारे गए हैं तो उसने एक बड़ी चट्टान की मजबूत आड़ ले ली। वह अकेला होने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं था और अपनी M4 कार्बाइन से लगातार जवानों पर सप्रेसिव फायर करता रहा। लेकिन अब वो चारों तरफ से घिर चुका था। कुछ ही देर की भीषण गन फाइट के बाद 4 पैरा एसएफ के कमांडोज की गोलियों ने उस चट्टान के पीछे सुलेमान को भी हमेशा के लिए शांत कर दिया। घाटी में गूंज रही गोलियों की आवाज अचानक थम गई और पूरे जंगल में भारी खामोशी छा गई। लेकिन 4 पैरा एसएफ के कमांडोज तुरंत उसके करीब नहीं गए क्योंकि ये एसएसजी ट्रेंड आतंकी थे जो अक्सर मरने का नाटक करते हैं या अपनी बॉडी के नीचे लाइव बम दबा कर रखते हैं। इसीलिए जवानों ने अपनी पोजीशन होल्ड की और एक दूसरे को कवर देते हुए बेहद सावधानी से आगे बढ़े। जब यह पूरी तरह कंफर्म हो गया कि मास्टरमाइंड सुलेमान शाह समेत तीनों आतंकियों की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी हैं, तब एरिया को क्लियर डिक्लेयर किया गया। मारे गए आतंकियों के पास से उनकी M4 कार्बाइन्स और एक एनक्रिप्टेड रेडियो सेट बरामद हुआ। इसके अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद, पाकिस्तानी दवाइयां और सर्वाइवल के लिए बचे खुचे सूखे मेवे भी मिले। जब मारे गए आतंकियों और उनके हथियारों को श्रीनगर लाया गया तो फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच ने इस पूरे ऑपरेशन पर आखिरी मोहर लगा दी। रिपोर्ट से ये 100% साबित हो गया कि ये वही M4 राइफल्स थी जिनसे 22 अप्रैल को वैसारन में गोलियां चली थी। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था बल्कि ये 96 डेज का एक ऐसा अटूट संकल्प था जिसने ये साबित कर दिया कि भारत अपने बेगुनाहों की जान लेने वालों को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी भी बिल में ही क्यों ना छुप जाए। आज पहलगाम की उस खूबसूरत वैरासन वैली में शांति फिर से लौट आई है। देवदार के वो ऊंचे पेड़ आज भी वैसे ही खड़े हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 की उस खौफनाक सुबह को देश कभी नहीं भूल सकता।